नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। विस्फोट में आज हम किन मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं आपको बताऊंगी। यूक्रेन और रूस के युद्ध में एक नया मोड़ आया है। यूक्रेन ने पुतिन के खिलाफ नया षड्यंत्र रचा है। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार चल रहे हैं और इस बीच जो बातचीत की कोशिश है वो भी नाकाम होती जा रही है। हालांकि चर्चा जारी है। आज हम आपको ज़ेलेंस्की के षड्यंत्र से लेकर के यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग की एक एक कहानी बताएंगे। इसके अलावा हम बात ईरान की भी करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल ईरान अपने तर्कश में परमाणु हथियार भी शामिल करने की कोशिश में है। तो वही इजराइल ने लेबनान में एक बड़ी कार्रवाई की है और माना यह जा रहा है कि इससे ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ सकती है। इस बारे में भी आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। इसी के साथ बात इस बुलेटिन में हम आईएसआईएस की भी करेंगे। अमेरिकी सेना ने आईएसआईएस के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की। अमेरिका की सेना ने आतंकी संगठन के अड्डों को तबाह कर दिया। अमेरिकी सेना के इस एक्शन को लेकर के आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई इसे करार दिया जा रहा है। और चलिए अब बात करते हैं विस्फोट में सबसे पहले रूस की। रूस पर यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया है। यह हमला कहां किया गया है वो जान लीजिए। एक तेल रिफाइनरी पर किया गया है। नोवोशांतिस्क तेल रिफाइनरी है जिस पर यह अटैक देखने को मिला है और ये रूस पर यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, ये बताया जा रहा है। कहां पर किया है एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। इस जगह का नाम है नोवोशांतिस्क तेल रिफाइनरी जिस पर यह तेल अटैक हुआ है और यूक्रेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल ने तबाही मचाई हुई है। उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। ये देखिए किस तरीके से ये तेल रिफाइनरी है और यहाँ पर जो है ये हमला किया गया है, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये यहाँ आप जहां पर भी नजर डालेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ काले धुएं का गुबार नजर आएगा। स्टॉर्म शैडो मिसाइल ये बताई जा रही है जिसका इस्तेमाल किया गया है यूक्रेन की तरफ से और रूस की रिफाइनरी को एक बड़ा नुकसान उनकी तरफ से पहुंचा दिया गया है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, यूक्रेन की जो नीति है वो यही कहती है कि वो आगे बढ़ेगी और रूस की जितनी भी तेल रिफाइनरी है, गैस फैक्ट्रीज है, उन्हें निशाना बनाएगी ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरीके से हिलाया जा सके। इसीलिए बार बार इस तरीके से अटैक किए जाते हैं। अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये नोवोशांतिस्क तेल रिफाइनरी की है जिस पर यह अटैक हुआ है और यूक्रेन ने बाकायदा इसमें स्टॉर्म शैडो मिसाइल से तबाही मचाई है। जहां तक देखेंगे सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि जितनी तेल रिफाइनरी है वो इस कगार पर पहुंच गई है कि उनके मालिक उन्हें बेचना चाहते हैं। 50% पर बेच करके रूस को छोड़ करके जाना चाहते हैं ताकि अपनी जान तो बचा पाए, क्योंकि बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो चुका है। एक जानकारी और आ रही है, ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को टैंक भेजे हैं। कौन से टैंक भेजे हैं? M1A1 अब्राहम जंगी टैंक भेजे गए हैं। किसने भेजे हैं? ऑस्ट्रेलिया ने भेजे हैं, यूक्रेन को भेजे हैं ये टैंक और इन टैंक का नाम है M1A1 अब्राहम जंगी टैंक। पोक्रोवस्क में इन्हें तैनात किया जाएगा। इन अब्राहम टैंक को इसकी तस्वीरें सामने आई है। ये अब्राहम टैंक की तस्वीरें M1A1 जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यूक्रेन को सौंपे गए हैं। हालांकि एक पूरा धड़ा बटा हुआ नजर आता है इस युद्ध के दौरान, जहां कुछ देश है जो यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, यूरोप भी उसमें शामिल है और भी अन्य देश उसमें शामिल है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और ऐसे में बार बार जंगी हथियारों के माध्यम से यूक्रेन को मदद पहुंचाते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से इसी तरीके से ये जो हथियार है वो पहुंचा दिए हैं। पोक्रोवस्क में इनकी तैनाती होने वाली है। M1A1 जंगी जहाज जैसे बताया जा रहा है जिसकी खेप पहुंचाई गई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यूक्रेन को, ताकि वो इस युद्ध में कहीं पर भी पिछड़ ना जाए बल्कि मुंहतोड़ जवाब देते रहे जैसे पिछले 4 साल से देते आ रहा है। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया ने अब मोर्चा संभाला तो पोक्रोवस्क में तैनाती के लिए M1A1 जो टैंक है उन्हें भेज दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, एक टैंक के पीछे दूसरा टैंक आपको नजर आ जाएगा और ये इसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसलिए भेजे गए हैं ताकि यूक्रेन अपने अलग अलग हिस्सों में से तैनात कर सके। सबसे पहले जो तैनाती है वो पोक्रोवस्क में होने वाली है और इसीलिए इन टैंक्स को भेजा गया है। ये M1A1 टैंक बताए जा रहे हैं जो कि ये उन्नत किस्म के हैं। अब देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग जारी है, रूस पिछले 4 साल से यूक्रेन में भारी तबाही मचा रहा है और यूक्रेन का जर्रा जर्रा रूस के भीषण हमलों की गवाही दे रहा है। यूक्रेन की सेना पर शुरू हुए हमले अब नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट से लेकर के सभी अहम ठिकानों पर हो रहे हैं।
रूस का करारा वार। यूक्रेन में तबाही अपार। अंधेरे में डूबे यूक्रेन के घर। साल 2025 जाने को है, क्रिसमस बीत चुका है, जंग के करीब 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन रूस के हमलों की धार कम नहीं हो रही है। रूसी सेना के हमले पहले से ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत डोनबास, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खार्किव, ओडेसा और बाकी के इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन का जर्रा जर्रा दहल रहा है। रूसी ड्रोन और मिसाइलें पहले से ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। क्रिसमस रोशनी का त्योहार है, शांति का त्योहार है, लेकिन रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में क्रिसमस भी फीका ही रहा, क्योंकि लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छिपे दिखे। घरों के बाहर बारूद की गर्मी और घर के अंदर माइनस में टेंपरेचर का टॉर्चर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने जबरदस्त अटैक किया। इसके अलावा चेर्निहिव में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया। इन हमलों में गैरॉन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इससे एक अपार्टमेंट को भारी नुकसान हुआ। जबकि बिजली स्टेशन पर भी हमला किया गया, जिससे इलाके की बिजली गुल हो गई। खबरों के मुताबिक रूस के हमलों में यूक्रेन को बहुत भारी नुकसान हुआ। यूक्रेनी सेना के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की जान चली गई। भीषण हमलों के बीच रूस का कब्जा अभियान भी जारी है। खबर है कि सुमी में रूस के 100 जवान अंदर घुसे। इन्फेंट्री के जवानों ने एक और इलाके पर कब्जा करने का दावा किया। डिप्रोपेट्रोवस्क में भी 5 गांवों पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। इसके अलावा कुपियांस्क में भी रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। यहां के एक और इलाके पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। बताया जा रहा है कि सैन्य मोर्चे पर रूस की सेना ने अटैक किया, जिसमें कम से कम 90 यूक्रेनी जवानों की जान चली गई, जबकि 3 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गईं। बताया जा रहा है कि रूस की फौज दक्षिण डोनेट्स्क में भी आगे बढ़ रही है। इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया के एक और इलाके पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। खबर है कि ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यहां यूक्रेन के 50 जवान मारे गए, जबकि आर्टिलरी को भी भारी नुकसान हुआ।
बताया जा रहा है कि खार्किव में रूस के ड्रोन और मिसाइलों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रूस की सेना ने थर्मल पावर प्लांट पर मिसाइलों से हमला किया, जिससे इलाके में बिजली चली गई और सेंट्रल हीटिंग प्लांट पर भी हमला किया गया, जिससे प्लांट बंद हो गया और लोगों को गर्म पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। रूस की सेना ओडेसा पर भी कब्जे का प्रयास कर रही है। रूसी मिसाइलों की बारिश ओडेसा पर बढ़ा दी गई है, जिससे यहां बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। बताया जा रहा है कि यहां बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हमलों में भारी नुकसान हुआ। ताबड़तोड़ हमलों के बीच ओडेसा में जारी रेस्क्यू मिशन में मुश्किलें आ रही हैं। इस बीच एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। पिवदेन्यी बंदरगाह के पास समंदर में तेल फैल गया है। बताया जा रहा है कि इससे पक्षियों और जलीय जानवरों की मौत हो रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के सटीक हमलों में चीन उसकी मदद कर रहा है। बताया जा रहा है कि चीन के जासूसी सैटेलाइट को इस काम में लगाया गया है। यूक्रेन का दावा है कि चीन के सैटेलाइट की मदद से ही रूस यूक्रेन में महत्वपूर्ण ठिकानों पर सटीक हमले कर रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने के लिए रूस ने नई रणनीति भी निकाली है। खबरों के मुताबिक पहले सस्ते ड्रोन भेजे जाते हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज करते हैं और फिर गैरॉन ड्रोन से हमला कर भारी तबाही मचाई जाती है। तबाही यहीं तक सीमित नहीं है, रूस लगातार और भी तबाही फैलाने की कोशिशों में है। रूस इसके लिए लगातार सैनिकों की भर्ती भी कर रहा है। खबर है कि रूस ने 4 लाख से ज्यादा जवानों की सेना में भर्ती की है। इनमें से करीब 36,000 की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और उन्हें यूक्रेन में जंग के लिए लगाया गया है। तो एक तरफ बात की जा रही है कि शांति होगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अशांति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब एक और जानकारी आ रही है, वो आपको बताती हूँ कि रूस के Su-35S फाइटर जेट ने किस तरीके से तबाही मचाई हुई है। यूक्रेन पर हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया है तो S-35S ने ही पहुंचाया है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को झेलना पड़ा है। पिछले कुछ वक्त में फाइटर जेट ने ज्यादा से ज्यादा टारगेट तबाह किए हैं। रोस्टोक की जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है उसने ये दावा किया है। उसके हवाले से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि रोस्टोक की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का ये दावा है कि Su-35S ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन के उन इलाकों को जिसने रूस ने जिन इलाकों को एम किया, उन इलाकों पर जब Su-35S का इस्तेमाल करके बम बरसाए गए हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स में यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। ये वही Su-35S है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप इसका आकार देखेंगे और आप इसे देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये कितना शक्तिशाली है। ये किस तरीके से जो एम है उसे पूरी तरीके से तबाह करने की क्षमता रखता है। बस इसका एक नजराना ही काफी है। Su-35S को लेकर के ये कहा जाता है कि रूस इसके सामने टिक नहीं पाएगा यूक्रेन, और रूस क्योंकि इसका इस्तेमाल कर रहा है और रूस बहुत अच्छे से जानता है कि यूक्रेन इसके सामने नहीं टिक पाएगा, और यही वजह है कि बार बार वो Su-35S का इस्तेमाल करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। और ये रोस्टोक की जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है उसका दावा है। जहां एक तरफ रूस भारी तबाही मचा रहा है, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन पलटवार कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन का एक बड़ा षड्यंत्र भी सामने आया है। यूक्रेन की तैयारी क्या है, देखिए। जहां एक ओर रूस यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन भी लगातार पलटवार कर रहा है। यूक्रेन की मिसाइलें और लॉन्ग रेंज ड्रोन अब रूस के अंदर तक तबाही मचा रहे हैं। खबर है कि ऑरेनबर्ग गैस प्लांट पर हमला किया गया, जिससे धुएं का कई फीट ऊंचा गुबार देखने को मिला।
बताया जा रहा है कि यहाँ के 4000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा इलाके में आग फैल गई। रोस्तोव में भी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया। हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त आग लग गई। समारा इलाके में भी तेल डिपो पर अटैक किया गया। यहां पर भी हमले के बाद जबरदस्त तबाही मची। यूक्रेन लगातार रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में है और इसी रणनीति के तहत रूस के बंदरगाहों पर भी हमला किया जा रहा है। ऑयल डिपो और तेल रिफाइनरी को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी ने एक ऑपरेशन चलाया जिसमें एक यूक्रेनी एजेंट मारा गया। खबर है कि उसके पास से कई ऑयल रिफाइनरी से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। माना जा रहा है कि वो रूस में काफी समय से एक्टिव था। माना जा रहा है कि यूक्रेन के टारगेट पर ट्रांसनेफ्ट की मुख्य पाइपलाइन और डिस्पैचर स्टेशन है। डिस्पैचर स्टेशन से ही पाइपलाइन के जरिए तेल की सप्लाई की मॉनिटरिंग की जाती है। यानी अगर डिस्पैचर स्टेशन तबाह हो गया तो पाइपलाइन से तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। बताया जा रहा है कि त्यूमिन से उफा, समारा और अल्मीतिव्स तक तेल की सप्लाई होती है। रूस की द्रुजबा क्रूड ऑयल पाइपलाइन यूक्रेन के निशाने पर है। बताया जा रहा है कि इस पाइपलाइन के जरिए बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया और यूक्रेन तक तेल पहुंचता है। इस पाइपलाइन के जरिए रोजाना करीब 10 लाख बैरल तेल पहुंचाया जाता है। इससे लगभग 15 रिफाइनरियों की जरूरत पूरी की जाती है। इससे हंगरी की जरूरत का लगभग 60% तेल पहुंचता है। इसके अलावा यूक्रेन की सेना अब तक का सबसे बड़ा षड्यंत्र रच रही है। खबरों के मुताबिक क्रेमलिन में यूक्रेन के जासूस अब एक्टिव हो गए हैं। इनके निशाने पर रूस के सामरिक और व्यापारिक ठिकाने तो हैं ही, राष्ट्रपति पुतिन और उनके करीबी भी हैं। यानी जेलेंस्की ने पुतिन की हत्या का प्लान बनाया है और मॉस्को में बीते कुछ दिन में हुई 2 घटनाओं ने इस शक को और पुख्ता कर दिया है। बीते 22 दिसंबर को मॉस्को में एक कार ब्लास्ट हुआ। इस घटना में पुतिन के एक करीबी सैन्य अधिकारी की मौत हो गई, जबकि 24 दिसंबर को भी मॉस्को में एक ब्लास्ट हुआ। इस घटना में 2 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों पुलिसकर्मी रूस की ओर से युद्ध में हिस्सा ले चुके थे और दोनों पर यूक्रेनी युद्धबंदियों को टॉर्चर करने का भी आरोप है।
ये दोनों ही घटनाएं येलेत्स्काया स्ट्रीट पर हुई। येलेत्स्काया स्ट्रीट के क्रेमलिन से दूरी ज्यादा नहीं है, यानी अगर यहाँ तक यूक्रेन के जासूस पहुंच सकते हैं तो क्रेमलिन पर भी हमला किया जा सकता है। तो यूक्रेन रूस के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां से उसकी आर्थिकी को पूरी तरीके से कमजोर कर सके, उसे पूरी तरीके से तोड़ सके। लेकिन एक सच ये भी है कि रूस और यूक्रेन के बीच हमलों के बावजूद बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अब तक इन प्रयासों में कोई भी सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है। एक ओर जंग भड़कती जा रही है तो वहीं दूसरी ओर शांति वार्ता भी जारी है। बातचीत के जरिए जंग रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। लंदन से बर्लिन तक और फिर ब्रसेल्स में वार्ता हुई, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर ही रहा। ज़ेलेंस्की अपनी मांगों पर अड़े हैं तो वहीं पुतिन अपनी शर्तों पर युद्ध विराम चाहते हैं। खबर है कि 17 दिसंबर को हुई ब्रसेल्स की बैठक में 20 बिंदुओं का मसौदा तैयार किया गया, जिसमें मुख्य बिंदु थे यूक्रेन की संप्रभुता को औपचारिक मान्यता दी जाए, यूक्रेन को अमेरिका, यूरोप और नेटो से सुरक्षा की गारंटी मिले, अमेरिका, नेटो और यूरोप यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी गारंटी दें, यानी अगर रूस हमला करे तो सब मिलकर पलटवार करें, यूक्रेन को 8 लाख सैनिक रखने की इजाजत दी जाए। मसौदे के मुताबिक यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाने की तारीख तय हो। इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर यूक्रेन और अमेरिका का 50-50% का कब्जा हो। निप्रोपेट्रोवस्क, निकोलेव, सूमी और खार्किव से रूस के जवान पीछे हटें। यूक्रेन को काला सागर से व्यापार करने दिया जाए। मसौदे के मुताबिक सीज फायर के बाद जमीन के बारे में चर्चा की जाएगी। हालांकि रूस ने इन शर्तों को नकार दिया। रूस ने अपनी शर्तें लगाई हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन की सेना पर पाबंदी लगे, नेटो का पूर्व की ओर विस्तार नहीं होना चाहिए, रूस पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटें और उसकी फ्री संपत्ति छोड़ी जाए, रूसी भाषा और सुरक्षा को गारंटी दी जाए। इसके अलावा डॉनबास पर रूस का नियंत्रण हो। जाहिर है कि जंग के बीच यूक्रेन और रूस अपनी अपनी बात पर अड़े हैं और ऐसे हालात में समझौता होना मुश्किल हो रहा है, जिससे अमेरिका नाराज है। ट्रंप का प्रस्ताव ज़ेलेंस्की ने नकारा तो वो खफा हो गए हैं। साथ ही यूरोप को जंग नहीं रोकने के लिए भी जिम्मेदार मान रहे हैं। तो शांति समझौता करवाने के लिए मसौदा तैयार करवा लिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ यूक्रेन के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो रूस को देने होंगे, इसमें ये लिखा हुआ है। इसी वजह से बार बार यूक्रेन ये कह देता है कि उसे ये शांति समझौता नहीं चाहिए है। अब एक नया शांति मसौदा जरूर मायामी में तैयार किया गया है, लेकिन क्या उस पर सहमति बनेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक और जानकारी ये है कि एस्टोनिया लेने जा रहा है लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम। ये बड़ी जानकारी है। करीब 3 मिलियन यूरो की कीमत से इसे खरीदा जाएगा। 6 लॉन्चर्स के साथ ही मिसाइलें सप्लाई की जाएंगी। इसमें नॉर्वे, लताविया, लिथुआनिया से भी रॉकेट सिस्टम लिए जा सकते हैं। ये अहम जानकारी मिल रही है। इस पूरे खबर को लेकर के आपको बताएं कि एस्टोनिया ये लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम लेने जा रहा है, क्योंकि वो भी चाहता है कि अगर कभी भी किसी से युद्ध छिड़ता है तो उसके पास भरपूर हथियार होने चाहिए। और ये 3 मिलियन यूरो की कीमत से खरीदे जाएंगे। और ये देखिए किस तरीके से इन मिसाइलों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। एस्टोनिया भी अपनी स्थिति को पूरी तरीके से मजबूत करने में लगा हुआ है। इसीलिए उसने कहा है कि 3 मिलियन यूरो खर्च करके ये लताविया से या कहीं से भी लेकर के आएगा, लेकिन ये सिस्टम जरूर लेकर के आएंगे, मिसाइलों को जरूर लेकर के आएंगे, ताकि आने वाले वक्त में वो पूरे तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करवा सके, अपने नागरिकों को सुरक्षित महसूस करवा सके। 6 लॉन्चर्स के साथ ही ये मिसाइल सप्लाई की जाएगी।
नॉर्वे, लताविया, लिथुआनिया, यहां से भी रॉकेट सिस्टम लिए जा सकते हैं। और इसे खरीद कौन रहा है? एस्टोनिया खरीद रहा है। कितने मिलियन यूरो में खरीद रहा है? 3 मिलियन यूरो में खरीद सकता है। 6 लॉन्चर्स के साथ इन मिसाइलों को सप्लाई किया जाएगा। जंग हो रही है, शांति वार्ता भी चल रही है, यूरोप टेंशन में है कि एक और तो अमेरिका है जो पीछे हट रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस का जो खतरा है वो बढ़ते जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल वहीं अटक जाता है कि क्या ये युद्ध कभी समाप्त होगा या नहीं होगा। ट्रंप यूरोप से नाराज हैं और शायद यही वजह है कि अब ट्रंप नेटो और यूरोप से पल्ला झाड़ रहे हैं। यूरोप को भी शायद इस बात का अंदाजा पहले से ही है और यही वजह है कि यूरोप ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। बताया जा रहा है कि यूरोप मान रहा है कि अगर यूक्रेन पर रूस का कब्जा हुआ तो यकीनन अगला नंबर यूरोपीय देशों का ही होगा। रूस के कुछ कदमों से उसके इरादे भी जाहिर हो रहे हैं। बाल्टिक सागर में रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी है। साथ ही रूस के स्पेशल मरीन कमांडोज भी तैनात किए गए हैं। कैलिनिनग्राद में परमाणु मिसाइल वॉर रेडी की जा चुकी है। बेलारूस में ओरेश्निक मिसाइलें तैनात की जा चुकी हैं। आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक ड्रोन से सर्विलांस की जा रही है। खबरों के मुताबिक रूस के हमलों का अगला चरण एस्टोनिया में हो सकता है। यहां रूस एक बफर जोन का निर्माण कर सकता है। बताया जा रहा है कि नार्वा नदी से शुरू हो सकता है ये बफर जोन, जिसका मिडिल पॉइंट बुहांदू नदी होगी, जबकि तूस्ती में अंतिम पॉइंट हो सकता है। माना जा रहा है कि रूसी सैनिक पूरे बफर जोन में एक साथ आगे बढ़ सकते हैं और 4000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर सकते हैं। जहां एक और रूस घेराबंदी कर रहा है तो वहीं यूरोप और नेटो भी तैयारियों में लगे हैं। नेटो की फौज के एंटी ड्रोन तैयार हैं। बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स रेडी किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूस नॉर्वे के 195 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर जवानों की तैनाती बढ़ाई जा रही है, जबकि रूस और फिनलैंड के बीच लगभग 1340 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर भी हथियार तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा लातविया में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। साथ ही जवानों की भी तैनाती की जा रही है।
बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक यूरोप को दहराने की कोशिशों में है। बताया जा रहा है कि बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर हमला किया जा सकता है। साथ ही पोलैंड भी टारगेट हो सकता है, जबकि आर्कटिक देश फिनलैंड रूस के निशाने पर आ सकता है। इसके अलावा काला सागर से मोल्दोवा पर भी हमला किया जा सकता है। फिलहाल जंग का सबसे विभत्स रूप सामने आ रहा है। बातचीत का नतीजा निकलते नहीं दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि कहीं ये जंग विश्व युद्ध तो नहीं बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। जानकारी आ रही है कि इजराइल की लेबनान में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये कार्रवाई कहां हुई है? लेबनान में हुई है। किस पर हुई है? ईरानी कुद्स फोर्स पर हुई है, जिसका एक कमांडर तक मार दिया गया है। तो ये जानकारी आ रही है कि इजराइल की लेबनान में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ईरानी कुद्स फोर्स का कमांडर मारा गया है। आईडीएफ की ड्रोन स्ट्राइक में मारे जाने का दावा किया गया है। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ अशांति देखने को मिल रही है। इजराइल में ले लीजिए, लेबनान में ले लीजिए, ईरान में ले लीजिए, इसी तरीके से यमन, सीरिया और हर जगह सिर्फ और सिर्फ अशांति है। ऐसे में इजराइल और ईरान के बीच में संबंध पहले से अच्छे नहीं है। लेबनान में लेकिन ये बड़ी कार्रवाई जब की इजराइल ने, तो जानकारी ये मिली कि ईरानी कुद्स फोर्स का जो कमांडर है वो मारा गया है और आईडीएफ के ड्रोन स्ट्राइक में मारे जाने का दावा किया गया है। ड्रोन स्ट्राइक बार बार लेबनान में आईडीएफ की तरफ से की भी जा रही है और ऐसे में ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर को उन्होंने मार गिराया है। ये तस्वीरें उस कमांड सेंटर की है जहां पर ये पूरा अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक हुआ है, जिसके बाद ईरानी कुद्स फोर्स का जो कमांडर है वो मारा गया है। ये जानकारी मिली है। आप इन तस्वीरों को देखिए, सब कुछ सामान्य लग रहा है। अचानक से एक ड्रोन आता है, बताया यह जाता है कि आईडीएफ का ड्रोन है और यहाँ पर बैठे हुए लोग कुछ समझ पाते, सोच पाते, भाग पाते, उसके पहले ही ये ड्रोन विस्फोट हो जाता है। ये तस्वीर जरा देखिए, ये कुछ सेकंड पहले की तस्वीर है। सब कुछ सामान है और अचानक से एक बड़ा विस्फोट जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है। तो ये जानकारी मिली कि किस तरीके से आईडीएफ ने ड्रोन स्ट्राइक की, ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर को मार गिराया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात उस खबर की कर लेते हैं जो मिडिल ईस्ट में टेंशन को बढ़ा सकता है। क्योंकि एक तरफ ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को बढ़ाने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल ने भी एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी वजह से ईरान से उसके रिश्ते और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। ईरान का बड़ा कदम। खामनेई ने दी मंजूरी, न्यूक्लियर रेस होगी तेज। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हथियारों की रेस तेज हो सकती है। एक बार फिर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है। ईरान के एक कदम से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ सकती है। इटली के थिंक टैंक इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिटिकल स्टडीज के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जल्दी छोटे परमाणु हथियार बना सकता है। आईएसपीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए छोटे परमाणु हथियार विकसित करने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई ने यह फैसला इजराइल और अमेरिका के साथ जून में हुए युद्ध के बाद लिया। रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई ने बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए छोटे परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति दी है, लेकिन यूरेनियम संवर्धन को 60% से आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी। ईरान का मानना है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ असली रोकथाम सिर्फ परमाणु हथियार ही हो सकते हैं।
रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान को यूरेनियम के 60% से 90% संवर्धन तक पहुंचने में केवल कुछ हफ्ते लग सकते हैं, यानी महज कुछ हफ्तों में ही परमाणु हथियार तैयार हो सकते हैं। हालांकि अभी तक रिपोर्ट को लेकर ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी ने पुष्टि की है और ना ही IAEA ने। IAEA के मुताबिक 13 जून 2025 तक ईरान के पास 60% तक संवर्धित 441 किलो यूरेनियम था। इसे हथियारों के स्तर के लिए जरूरी 90% के काफी करीब माना जाता है। नवंबर 2024 की अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर इसे और संवर्धित किया जाए तो ईरान के पास दर्जन भर से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने लायक सामग्री हो सकती है। उधर ईरान के बड़े दुश्मन इजराइल के एक कदम से दोनों देशों के बीच और ज्यादा तनाव बढ़ सकता है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि लेबनान में किए गए एक ड्रोन हमले में ईरानी कुद्स फोर्स के शीर्ष कमांडर मारे गए। खबरों के अनुसार उत्तर पूर्वी लेबनान में ईरान के कुद्स फोर्स की ऑपरेशंस यूनिट के एक टॉप कमांडर को ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया। लेबनान की न्यूज एजेंसी का दावा है कि सीरियाई सीमा की ओर जाने वाली सड़क पर एक गाड़ी को निशाना बनाकर किए गए इजरायली ड्रोन हमले में 2 लोग मारे गए। इजराइल की ओर से दावा किया गया उनका टारगेट हुसैन महमूद मार्शाद अल जवाहिरी थे। इजराइल का दावा है कि अल जवाहिरी इजराइल के खिलाफ हमलों के लिए जिम्मेदार था। सेना ने हमले का ड्रोन फुटेज भी जारी किया है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक मारे गए कमांडर अल जवाहिरी एक बहुत ही प्रोफेशनल इंटेलिजेंट एजेंट था, जिनके पास आर्म एलीट कुद्स फोर्स के टेरर एजेंट से भी ज्यादा कई असाधारण क्षमताएं थी। अभी साल पूरा खत्म भी नहीं हुआ है और आपको याद होगा कि इसके पहले भी इजराइल ईरान के बीच में जंग हुई थी। अमेरिका ने भरपूर साथ भी निभाया था, लेकिन इन सब के बावजूद अब जानकारी ये भी मिल रही है कि इजराइल और ईरान के रिश्तों में टेंशन अभी और बढ़ेगी। जाहिर है कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ सकता है। नेतन्याहू ने इस बढ़ते खतरे को लेकर देशवासियों को आगाह किया है। उनका कहना है कि ईरानी मिसाइलों का खतरा बढ़ता जा रहा है और इजराइल को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइल का ये कदम केवल सुरक्षा की जरूरत नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका समेत पश्चिमी देश भी इस क्षेत्रीय तनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान के पास अब इंटरमीडिएट रेंज मिसाइलों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पिछले 6 महीनों में अपने मिसाइल सिस्टम को दोगुना कर दिया है। इजराइल ने इस खतरे का मुकाबला करने के लिए न सिर्फ अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बनाई है, बल्कि नई तकनीकियों में भी भारी निवेश करने की तैयारी कर रहा है।
नेतन्याहू की सरकार का कहना है कि ये कदम इजराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। उनका मानना है कि ईरान का रॉकेट प्रोग्राम सीधे इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। हालांकि इस रक्षा बजट में इजाफा वैश्विक स्तर पर भी चिंता का कारण बना हुआ है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर इसी तरह हथियारों की होड़ बढ़ती रही तो क्षेत्रीय तनाव और भी गहरा हो सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान का लक्ष्य केवल क्षेत्रीय दबाव बनाना नहीं है, बल्कि लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम विकसित करना भी है। इससे इजराइल समेत पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने भी इजराइल को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्र में अस्थिरता के बीच इजराइल की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। रक्षा बजट बढ़ाने का मतलब केवल नए हथियार खरीदना नहीं है, इसमें इंटेलिजेंस नेटवर्क, साइबर डिफेंस और उन्नत टेक्नोलॉजी का विकास भी शामिल है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ सकता है और इस तनाव का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी असर डाल सकता है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बनी रहेगी, लेकिन अमेरिका और इजराइल की ये योजना इस क्षेत्र में हथियारों की होड़ को और तेज कर सकती है। इजराइल की सुरक्षा नीतियां पूरी तरह सक्रिय रक्षा पर आधारित है, यानी खतरे को पहले पहचान कर उसे नष्ट करने की रणनीति अपनाई जा रही है। जाहिर है कि ईरान की बढ़ती ताकत मिडिल ईस्ट में तनाव की बड़ी वजह बन रही है। ऐसे में यह तनाव कब जंग में बदल जाए, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आपको जानकारी देते हैं आईएसआईएस से जुड़ी हुई, जहां अमेरिकी सेना की नाइजीरिया पर स्ट्राइक देखने को मिली है। उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में यूएस आर्मी का यह हमला देखने को मिला है। आईएसआईएस के जो ठिकाने हैं उस पर जबरदस्त अटैक कर दिया गया है, यह जानकारी मिली। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हमने देखा था कि यूएस की आर्मी ने आईएसआईएस के ठिकानों को तबाह किया था, लेकिन इस बार ये नाइजीरिया में किया गया है। अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया पर स्ट्राइक की है। हालांकि ये नाइजीरिया पर स्ट्राइक नहीं है, बल्कि वहां पर जो आईएसआईएस ने आतंकी गतिविधियों के लिए अड्डे बना रखे हैं वहां पर यह कार्रवाई की गई है। उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में यूएस आर्मी ने यह बड़ा हमला किया और आईएसआईएस के जितने ठिकाने हैं उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। ये देखिए किस तरीके से यूएस आर्मी ने इन ठिकानों को निशाना बनाया और इन्हें ध्वस्त कर दिया, इन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इसके बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा, एक बड़ी बात अमेरिका की तरफ से कही गई है कि इस्लामी आतंकवाद को वो पनपने नहीं देंगे। आईएसआईएस के जहां जहां अड्डे हैं वहां वहां वो तबाही लेकर के आएंगे। और ये सीरिया में भी हमने तस्वीरें कुछ दिन पहले देखी थी, 70 से ज्यादा अटैक वहां पर किए गए थे, 70 से ज्यादा जगहों पर अटैक किए गए थे। अब नाइजीरिया में यह अटैक किया गया है क्योंकि अमेरिका का यह कहना है कि इस्लामी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला आईएसआईएस वहां पर भी छिप करके बैठा हुआ है, ऐसे में उसे वहां से भी तबाह किया जाएगा। और ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उसने ये बता दिया कि अमेरिका ने जो कहा है, जो प्रण लिया है, वो अब अन्य देशों में भी देखने को मिल सकता है। अभी तक जो आपने तस्वीरें देखी वो सीरिया से देखी, अब नाइजीरिया से देखिए। इसके बाद कुछ और जगहों पर भी
यूएस आर्मी की तरफ से इसी तरीके से आईएसआईएस को निशाना बनाते हुए आने वाले दिनों में ये आपको हमले देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी ये हमला नाइजीरिया में हुआ है आईएसआईएस के ठिकानों पर। अब बात करते हैं अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई की। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में अमेरिकी सेना ने भारी तबाही मचाई है। उस तबाही की तस्वीरें जरा देखिए कि किस तरीके से यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो बारूद के गोले हैं वो बरसते हुए नजर आते हैं। अमेरिका के निशाने पर नाइजीरिया में मौजूद आतंकी ठिकाने थे जिन्हें भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है और ये तस्वीरें उसकी बानगी भी दिखा रही है। नाइजीरिया में अमेरिका का एक्शन। आईएसआईएस के ठिकाने तबाह। आतंकवाद पर बड़ी स्ट्राइक। अमेरिका ने पहले सीरिया में और अब नाइजीरिया में बड़ी स्ट्राइक। अमेरिकी सेना के निशाने पर आईएसआईएस के आतंकी रहे। अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ बड़ा अटैक किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह हमला ईसाइयों की कथित हत्याओं के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को निशाना बनाकर किया गया था। ट्रंप ने लिखा कि आतंकवादियों को पहले भी चेतावनी दी गई कि अगर ईसाइयों का नरसंहार नहीं रोका तो उन्हें इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने सख्त चेतावनी दी कि अमेरिका कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। अमेरिका की ओर से एक पोस्ट में हवाई हमलों का फुटेज दिखाने वाला एक वीडियो भी जारी किया। यह अभियान सीरिया के मध्य शहर पलमायरा में अमेरिकी और सीरियाई सेनाओं के एक काफिले को निशाना बनाने वाले एक संदिग्ध इस्लामिक स्टेट हमलावर के हमले के कुछ दिनों बाद हुआ।